नमस्कार साथियों। आज आप और हम लोग क्लास 12th में सेकेंड यूनिट के ऐसे प्रश्न जो विभिन्न स्टेट में समय समय पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनमें उन क्वेश्चन को भी मैंने समाहित कर रखा है जो विगत वर्षों में मुख्य रूप से पूछे गए हैं। यदि 19-20 में कोई क्वेश्चन आया है तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा हल्के से लेंगे। क्या आप ये देख लेंगे, मेरे पेपर आपके उस पर डले हुए हैं। एक प्लेलिस्ट आप खोल के देखेंगे, उस प्लेलिस्ट इम्पोर्टेंट की प्लेलिस्ट के नाम से बनी हुई है, उसमें सारे पेपर डले हुए हैं। आप पेपर देखें और उनसे एक आइडिया लगा लें किस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये मैंने आपको साधारण रूप में क्वेश्चन लिख दिए। यदि इन क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो कोई भी फॉर्म क्वेश्चन आता है, टीचर्स फॉर्म क्वेश्चन, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन मेरे द्वारा आपके सामने ये जो बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखे गए, इन क्वेश्चंस में से ही कोई ना कोई क्वेश्चंस अवश्य पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाँ, दूसरी चीज़ें कि और मैं बता दूं, जो सेकेंड यूनिट है वो बहुत वेटेज वाली यूनिट है, सबसे अधिक नंबर वाली मुख्य रूप से यूनिट आपके यही है। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। तो मेंडल की सफलता के कारण लिखो। मेंडल की सफलता के कारण लिखो। तो मेंडल कैसे सफल हुए थे, किन कारणों से सफल थे? राइट ए नोट ऑन रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। तो मेंडल सक्सेस के कारण आपको मुख्य रूप से इसमें लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है मेंडल के नियम लिखो। राइट ए नोट ऑन लॉ ऑफ मेंडल्स। मेंडल्स ने कौन कौन से नियम दिए थे? इंडिपेंडेंट लॉ दिया था, सेग्रीगेशन लॉ दिया था और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया था। तो ये तीनों जो लॉ दिए थे, इन तीनों लॉ पर आपको विशेष तौर पर चर्चा करनी है। लेकिन इसमें से दो जो नियम हैं, एक तो सेग्रीगेशन का, एक असॉर्टमेंट का, तो ये दोनों नियम को आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चंस मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं लॉ में से, वो इन्हीं दो में से आपको मिल जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक शंकर व द्विशंकर क्रॉस को चार्ट द्वारा समझाओ। तो विशेष तौर पर आप ध्यान दें कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन हेल्प ऑफ चार्ट, मतलब चार्ट के माध्यम से आपको समझाना है। चार्ट भी आप क्या समझेंगे कि चार्ट लेकर जाएंगे एग्जाम में, क्या उसमें पिनअप कर देंगे? नहीं भैया, कि आपको पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्या मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड की पहले डेफिनेशन, मोनो हाइब्रिड में यानी कि वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं और डाई हाइब्रिड में टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया जाता है। फिर F1 जनरेशन प्राप्त होती है। F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन में जो चार्ट है उस चार्ट को बनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मोनो हाइब्रिड में 3:1 का रेशो आता है, जबकि डाई हाइब्रिड में मतलब 9:3:3:1 का मुख्य रूप से रेशो प्राप्त होता है। ये आपको लिखकर समाप्त कर देना है और निश्चित तौर पर मुख्य रूप से नंबर मिले। पहली बात, आप जब क्वेश्चन पुटअप करते तो विशेष ध्यान दें, नंबर कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से करना है, ये ध्यान रख लें। सह प्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता को चार्ट द्वारा समझाओ। भाई, सह प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस और अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये मेंडल्स के अपोजिट थे। ये मेंडल्स ये कहते थे कि इसके अनुसार कैरेक्टर, मेंडल्स लॉ के अनुसार ये कैरेक्टर यानी कि फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है। लेकिन सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस ये कहता है कि फर्स्ट जनरेशन में मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैरेक्टर प्राप्त नहीं हो रहा है, कि दोनों के मिलने से एक नया कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। दोनों के मिलने से मुख्य रूप से एक नया कैरेक्टर डेवलप होता है, यानी कि दोनों ही अपने कैरेक्टर को शो करते हैं F1 जनरेशन में। जैसे ब्लैक और वाइट काऊ को क्रॉस कराते हैं तो उस जो F1 जनरेशन प्राप्त होगी तो उसकी जो स्किन का जो कलर होगा उस पर व्हाइट और ब्लैक दोनों प्रकार के आएंगे। तो इसको कह दिया गया कोडोमिनेंस। इसको क्या कहा गया बच्चों? कोडोमिनेंस कहा गया। और इनकम्प्लीट यानी कि मुख्य रूप से सीधे सीधे कि जैसे मिराबिलस जलापा के एग्जाम्पल आपको समझाया गया है। तो मिराबिलस जलापा को रेड एंड व्हाइट को क्रॉस कराया गया था फ्लावर को, तो वहां जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई थी वो पिंक कलर की प्राप्त हुई थी, पिंक फ्लावर वाली। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बनाना है और F2 जनरेशन में जाके चार्ट बनाना है। इसमें विशेष तौर पर ये ध्यान देंगे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो एक ही रहते हैं, ये नहीं है कि अलग अलग हो जाए, यानी कि 1:1:1 आता है, कभी 3:1 नहीं आता। नहीं, आप इसमें कहीं मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ के मतलब 3:1 लिखे हैं तो बिल्कुल मट्टिया मैट हो जाए, पूरा सही लिखा, अनुपात गलत लिखा है तो आपका एक नंबर निश्चित तौर पर कट जाएगा। ये विशेष ध्यान आपको रखना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाएं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ये पूछा नहीं गया तो ये मान के चलिए बहुत आने के अच्छे चांस हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाओ।
बताइए, एक्सप्लेन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन को समझाना है, तो सबसे पहले तो उसके बारे में लिखेंगे, फिर मुख्य रूप से जो चार्ट दिया हुआ उस चार्ट के माध्यम से आपको समझाना है क्या। तो सबसे पहले तो आपको ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पता होना चाहिए, कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, कौन से सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं। तो क्लियर, तो आपका पास जो है 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, 46 में से 44 जो रहते हैं वह सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं और 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वह सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल में 2XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम कौन सा है, तो वाई सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल में तो दोनों X क्रोमोसोम है, तो वहां तो वह सेक्स डिटर्मिनेट कर ही नहीं पाएगा। तो वाई क्रोमोसोम जो नर में पाया जाता है वही सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। तो वही सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में चार्ट के माध्यम से आपको इसमें लिखना है, ठीक है। सहलग्नता क्या है, व्हाट इज लिंकेज, व्हाट इज लिंकेज एंड इसके साथ साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अपूर्ण सहलग्नता को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए, तो लिंकेज में आपको क्या बताया था कि ऐसे क्रोमोसोम जो नजदीक पास पास स्थित होते हैं, पास पास स्थित होते हैं, तो उसमें जनरेशन टू जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्षमता अधिक होती है, उसको सहलग्नता कहा गया था, लिंकेज कहा गया था। लिंकेज को दो टाइप्स का बताया था, कंप्लीट लिंकेज, मेल ड्रोसोफिला बताया था, इनकम्प्लीट मतलब आपका फीमेल ड्रोसोफिला, और मक्का वगैरह में एग्जांपल देके आया था। तो यहाँ आपको जो बताया गया है, शायद मक्के में बताया गया होगा, मेज में इनकम्प्लीट लिंकेज, तो उसमें मतलब ये कि ऐसे क्रोमोसोम पर स्थित जीन जो दूरी पर स्थित होते हैं तो उनमें पास पास जाने की संभावना कम होती है, तो उसको कहा जाता है, यानी कि सभी के सभी क्रोमोसोम पर स्थित जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं गए, तो इसी को कह दिया क्या, इनकम्प्लीट लिंकेज। इसी को क्या कह दिया गया, इनकम्प्लीट लिंकेज के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीन विनिमय क्या है, इसकी क्रिया विधि को लिखो। देखिए, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर और राइट इट्स मैकेनिज्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसमें से मोस्टली मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। इस प्रश्न में से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, इस वजह से मैंने इसको इसमें ले लिया है। निम्न पर टिप्पणी या अंतर लिखो, निम्न पर टिप्पणी करो, या मतलब इसमें से क्या मतलब, राइट ए शॉर्ट नोट, और या फिर डिफरेंस पूछे जा सकते, क्या पूछे जा सकते हैं, इनमें से डिफरेंस आ सकते हैं। शॉर्ट नोट के रूप में भी इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है या डिफरेंस फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में, तो बैक F1 जनरेशन का दोनों से क्रॉस कराते हैं, चाहे डोमिनेंट रिसेसिव से कराएं, सिर्फ पेरेंट से बोला है, F1 जनरेशन का पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या कह देते, बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस जब रिसेसिव से कराते हैं, जब रिसेसिव से कराते हैं तो उस समय उसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर पूछे जा सकते हो, वैसे 3 नंबर में या 2 नंबर में मतलब अलग अलग से पूछा जा सकता है। होमो जाएगा सो हेटेरो जाएगा, इसके बारे में भी अलग से पूछा जा सकता है या डिफरेंस फॉर्म में पूछा जा सकता है। वैसे अधिकांशतः इनमें डिफरेंस फॉर्म में ज्यादा आए हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप यानी आपको जो बाहरी कैरेक्टर है जो दिखाई देता है, ऑब्जर्वेशंस कैरेक्टर है जो आपको बाहरी रूप से ही दिखाई दे रहा है, उसको तो क्या कह दिया, फिनोटाइप कैरेक्टर। और ऐसा कैरेक्टर जो आपको वास्तव में जीनोटाइप की स्टडी करने पर पता चलता है उसको क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कैरेक्टर। तो इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको डिफरेंस फॉर्म में ही याद करें, ये बेटर रहेगा आपके लिए। फिर एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस को समझाओ, एक्सप्लेन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ये एक डिसीज है, ये एक डिसीज है, ऐसे पेरेंट्स जिनके ब्लड ग्रुप अपोजिट होते हैं, जिनके ब्लड ग्रुप अपोजिट होते हैं और मुख्य रूप से उनकी शादी हो जाती है, तो बच्चे क्या मतलब, ये फीमेल नेगेटिव हो, मेल मतलब उसमें जो डेवलप हो, या बच्चा जो डेवलप हो, बेबी डेवलप हो और उसका ब्लड ग्रुप कहीं पॉजिटिव हो, तो वो बीमारी है वह एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस बीमारी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बहुत अच्छा, यदि पहले नहीं आया है तो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन के आने के चांस हैं आपके सामने। डीएनए की आणविक संरचना को समझाओ, एक्सप्लेन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इसको पूछा जा, डबल हेलिक्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन डबल हेलिक्स मॉडल। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन वाटसन क्रिक मॉडल, क्या वाटसन क्रिक मॉडल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने जो मैंने बताया है। तो इसको बहुत चित्र के माध्यम से विशेष तौर पर देखिए, क्या होता है कि क्वेश्चंस में चित्र पूछा गया तो आपको चित्र बनाना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको आप चित्र के माध्यम से ही समझा सकते हैं।
क्या डायग्राम के माध्यम से ही समझा सकते। तो इस वजह से आपको डायग्राम भी लिख कर आना, ये नहीं है कि आप चित्र नहीं पूछा गया, डायग्राम नहीं पूछा गया है तो कुछ नहीं, गलत है। उसमें छुपा हुआ रहता है, लिखा रहता है कि फलाने नंबर, इतने नंबर का क्वेश्चन, इतने नंबर का राइटिंग, इतने नंबर का चित्र है। तो ये ध्यान रखना आपका। डीएनए व आरएनए में डिफरेंस, बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी, कि डीएनए और आरएनए में आपको अंतर लिखनी है। जब डीएनए पढ़ लिया, आरएनए पढ़ लिया, तो डिफरेंस तो आसानी से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझाओ। एलेक्स जेफरीज, यदि ध्यान होगा, एलेक्स जेफरीज जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुख्य रूप से इस टेक्निक को बताया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध करो कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, प्रूव दैट जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए। तो मतलब अपने को सिद्ध करना है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है कि नहीं होता, इस चीज को सिद्ध करके मतलब बताना है, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग पर एक नोट लिखो, तो डीएनए पैकेजिंग पर भी नोट लिखना है। न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में आपको समझाना है, क्या डीएनए पैकेजिंग में आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में समझाना है, तो अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, यदि विगत वर्ष में नहीं आया है तो ये क्वेश्चन मतलब आने के बहुत अच्छे चांस हैं। आनुवांशिक कोड क्या है, इसके लक्षण लिखो। What is genetic code? What is genetic code? Write its silent features. Write its silent feature या features या character लिख सकते हैं। तो इसमें आपको मतलब देखिए क्या है कि डेफिनेशन 1 नंबर में आती है और कैरेक्टर 4 नंबर में। तो मैक्सिमम सभी बोर्डों में 5 नंबर से क्वेश्चन ज्यादा नंबर का नहीं रहता, तो आपको इस प्रकार से 5 नंबर बताना, 4 कैरेक्टर लिख दोगे और 1 नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। ओपेरन मॉडल को, एक्सप्लेन ऑफ ओपेरन मॉडल, ओपेरन मॉडल को समझाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जीनोम क्या है, मानव जीनोम को समझाओ। पहले तो आपको जीनोम की डेफिनेशन देनी है और फिर ह्यूमन जीनोम पर इस पर चर्चा करना विस्तृत रूप से। क्या, पहले तो आपको जीनोम की डेफिनेशन देनी है और फिर ह्यूमन जीनोम पर आपको चर्चा करना। व्हाट इज जीनोम, एक्सप्लेन ह्यूमन जीनोम। डीएनए द्विगुणन को समझाओ, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनते हैं, एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनते हैं, तो इसको समझाना। तो इसमें वो 3 मेथड जो डीएनए द्विगुणन और मेथड पूछी जाती है, तो कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मेथड, 3 प्रकार की मेथड थी, संरक्षी, अर्धसंरक्षी, ये और डिस्पर्सिव, ये मेथड है। तो इनके बारे में आपको समझाना है। स्टैनले मिलर को चित्र द्वारा समझाओ। देखिए बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन शायद पिछली वर्ष आ चुका है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। जो क्वेश्चन 19-20 में आ चुके हैं उनको हटा देना है, उनको कम चांस देंगे। वैसे ये है कि कई बोर्ड एग्जाम तो ऐसे लेते हैं कि हर 2 साल बाद क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, हर 2 साल बाद क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो उस वजह से मैंने उन क्वेश्चंस को भी शामिल किया, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको समझाने के लिए भी बताया है। तो इस वजह से इन क्वेश्चन को आपको वेटेज देना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सर ने कहा कि ये पिछले पूछ लिया और हटा के रख देना, वेटेज देना है, लेकिन ऐसा वेटेज देना है कि ये नहीं कि वही क्वेश्चन केवल करके चले जाए कि पता चला कि वही आ गया क्वेश्चन। तो विशेष तौर पर अब ये आप कहोगे सर हम कहाँ देखें 2019-20 में, तो आप मेरी प्ले लिस्ट पर जाएं, साई बायोलॉजी क्लासेस पर प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में इम्पोर्टेंट नामक एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें मतलब सारे इम्पोर्टेंट पेपर जो विगत 2 वर्षों में जब से सिलेबस चेंज हुआ, जब से आपके डले हुए हैं, ठीक है। तो स्टैनले मिलर ये आप बना सकते हैं आसानी से। ओपेरन ने जो थ्योरी दी थी उसको समझाने के लिए, मुख्य रूप से जो 3rd स्टेप था उसको समझाने के लिए स्टैनले मिलर ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था। ऑक्सीजन क्रांति और कोई सर्विस पर टिप्पणी करो। तो ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन एंड कोई सर्विस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन एंड कोई सर्विस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद को समझाओ। इसमें से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये नहीं है कि जब आप देखें नोट्स देखें कि डार्विनवाद बहुत बड़ा है, लैमार्कवाद, तो लैमार्कवाद पूछा जा सकता है, उसकी कृत्रिम पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये विषय ध्यान रखना। औद्योगिक अतिकृष्णता को डार्विनवाद द्वारा समझाओ। मतलब वैज्ञानिकों ने नेचुरल सिलेक्शन जो था डार्विन का, नेचुरल सिलेक्शन था जो डार्विन का, तो उसको इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के माध्यम से समझाया, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के माध्यम से समझाया। विस्टन वेटुलेरिया, यदि ध्यान होगा, मौत जो मैंने बताया था, विस्टन वेटुलेरिया जो भूरे कलर का था, स्टेम उस प्लांट की भूरे कलर की थी, लेकिन 1845 में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल
रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण मुख्य रूप से कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया, धुआं आया वातावरण में, स्मोक, और जिसके कारण पेड़ पौधों पर छा गया, तो पेड़ पौधों पर जो ब्राउन कलर के होते थे वो दिखाई देते थे। म्यूटेशन के फलस्वरूप जो वहाँ ब्लैक कलर के कुछ बन गए थे, उनकी संख्या उस दौरान कम थी मौत की। तो आगे चल के मौत डेवलप हो गए, फिर मतलब वो लाइट का तेल का प्रयोग करने लगे, तो फिर से मुख्य रूप से वही आ गया। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला जो क्वेश्चन है, उसके बारे में उतना है लिखना है, ठीक है। फिर बताया जाता है समजात अंग, समृद्धि अंग, अवशेषी अंग को उदाहरण द्वारा समझाइए। यदि देखिए ये विगत वर्ष में नहीं आया तो ये मान के चलिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पेपर में रखा हुआ है, एग्जाम पेपर में रखा हुआ, ये विषय ध्यान रखना। अनुकूलीय विकिरण को समझाओ, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। जीवाश्म में क्या है, घोड़े के विकास द्वारा समझाओ। डिफाइंड फॉसिल्स, डिफाइंड फॉसिल्स, और आपके सिलेबस में हॉर्स का जीवाश्म प्राप्त वैज्ञानिकों ने किए थे और उसका दिया हुआ, तो आपको उसके बारे में चर्चा करनी है। संयोजी कड़ी क्या है, उदाहरण द्वारा समझाओ। कनेक्टिंग लिंक, देखिए इसमें आपके ये है कि प्रेजेंट कनेक्टिंग लिंक के बारे में तो चर्चा करनी है, लेकिन यदि कहीं आपसे मिसिंग कनेक्टिंग लिंक पूछ लिया जाए, आर्कियोप्टेरिक्स जो रेप्टाइल्स और एबीज की कनेक्टिंग लिंक है, क्या रेप्टाइल्स और एबीज की कनेक्टिंग लिंक है, तो वो है मिसिंग कनेक्टिंग लिंक है। मिसिंग से मतलब है आज वह पाई नहीं जा रही है, आज वह पाई नहीं जा रही है। और प्रेजेंट में मुख्य रूप से जैसे जो पाई जा रही है, यूग्लिना जैसे है, प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, वायरस जैसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, इस प्रकार से इन पर चर्चा करनी है कनेक्टिंग लिंक की डेफिनेशन देकर। भूणकी से प्राप्त प्रमाण द्वारा विकास को समझाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या मतलब एक्सप्लेन ऑफ इवोल्यूशन बाय एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। मानव विषय तौर पर इसी में ध्यान रखना, अंश हैकल और बॉन बेयर आएंगे साइंटिस्ट, इसी में अंश हैकल और बॉन बेयर आएंगे। मानव तथा कपी में अंतर व समानता लिखो। ह्यूमन एंड एपीज में डिफरेंस एंड कंपैरिजन, मतलब ये लिखना है। ह्यूमन एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी में सिमिलरिटी लिखनी है। ह्यूमन एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी में सिमिलरिटी, जैसे जैसे ह्यूमन की याद कर ली, यहाँ एपीज में डिफरेंस और सिमिलरिटीज हैं, तो इस प्रकार से मानव और ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं, उनमें भी सिमिलरिटी आपको तैयार करनी है। क्रो-मैग्नन मानव के लक्षण लिखो, जो थोड़ा सा नजदीक है, इस वजह से आपको क्रो-मैग्नन मानव के साइलेंट फीचर्स भी तैयार करना है। और एटाविज्म तथा विशिष्ट सृष्टिवाद पर टिप्पणी करो। एटाविज्म पर आपको थोड़ा सा 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एटाविज्म या 2 नंबर में, तो उस पर टिप्पणी करना है। और स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, इस स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बारे में भी बताना है। बाइबल में जो लिखा हुआ है 6 डेज में मतलब ओरिजिन हुआ है, अपने ब्रह्मा के सर से ओरिजिन हुआ, तो वही स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है। तो इस प्रकार से ये आपके इस यूनिट में बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, और अधिक वेटेज वाली यूनिट है, अधिक वेटेज वाली यूनिट है, तो उस वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो मोर देन मैंने मतलब आपके 30 क्वेश्चंस ऐसे निकाले हैं जिनमें से आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा, पहली बात। और दूसरा जो मेरी वीडियोस जैसे एमसीक्यू टाइप से फिल इन दी ब्लैंक जो मैंने बताए थे 1 वर्ड्स फॉर्म में, तो आपके उनमें से और इनमें से मिलाकर वो क्वेश्चंस जो हैं आप तैयार करेंगे, वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे, या इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको टकरा जाएंगे। तो इस वजह से विषय ध्यान रखें, ये यदि आपने तैयार कर लिए तो आपको 1 वर्ड्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक के लिए, एमसीक्यू के लिए, क्या एमसीक्यू के लिए, मैचिंग के लिए, ट्रू एंड फॉल्स के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, या इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, वहीं का वहीं आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये सेकंड यूनिट आप निश्चित तौर पर अच्छे ढंग से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें, ठीक है ना। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।